छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपका जो सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो बहुमूल्य है और आप बेहद तहे दिल से जो है हमें आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट को हम बड़ा ही हार्टली स्वीकार कर रहे हैं। जितने भी हमारे मित्र और मेरे स्टूडेंट जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, जो भी मुझे लाइक कर रहे हैं वीडियो को, तो उसमें एक चीज़ ये है कि उनका जो सपोर्ट हम तक पहुंच रहा है वो बहुत ही बहुमूल्य है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आगे भी हम यहां पे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हम आपको अच्छा सा अच्छा मैटर दे सकें, जिससे आपका आने वाले जो भर्ती है उसमें आपका एक सीट पक्का हो सके। तो आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इस बात को हम कहना चाहेंगे कि कल हम लोगों ने या लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था, लेक्चर 6 में हम लोगों ने देखा था कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये कल हम लोगों ने लेक्चर 6 में देखा था। आज हम लोग लेक्चर 7 करेंगे। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ये हम लोगों ने कल इस पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग नया लेक्चर 6 लेंगे। तो कल हम लोगों ने मनोविज्ञान के संप्रदाय में 4 ही संप्रदाय पढ़ पाए थे। पहला है, जैसे पहले की बात करते हैं, पहला था संरचनावाद, दूसरा था प्रकार्यवाद या कार्यवाद इसको कहा गया, तीसरा था व्यवहारवाद और चौथा था गेस्टाल्टवाद। ये 4 संप्रदाय हम लोगों ने पढ़े थे, जाना था इनके बारे में कि क्या है, और अच्छे से इनको हम लोगों ने समझ लिया था कि संरचनावाद क्या है, प्रकारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, गेस्टाल्टवाद क्या है। अच्छा, कल जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास जो है अटेंड नहीं की थी, वो आज की क्लास को देख लें, तो पीछे वाला वीडियो जो पड़ा हुआ है उसको आप जाके देख सकते हैं। जितने भी हमारे पीछे वीडियो पड़े हुए हैं उनको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और पूरा सीरियल से है, क्रम से है, कोई चीज़ छूटी नहीं है, एक एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिटिक स्ट्रीम की बात हम लोग करेंगे। इसका जो जनक माना जाता है, जैसे हम लोग जानते ही हैं कि मनोविश्लेषणवाद में 2 सिद्धांत दिए हैं सिगमंड फ्रायड के द्वारा। मनोविश्लेषण सिद्धांत है 2 प्रकार के, एक जिसमें बात होती है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत दिया है इस बात के द्वारा ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये पर्सनालिटी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में लिबिडो की बात होती है, इसको सेक्सुअल एनर्जी कहा गया है, सेक्सुअल एनर्जी। यहाँ पे होती है पर्सनालिटी की बात, पर्सोनालिटी। इसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात होती है। तो ये जो वाद दिया है वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, सिगमंड फ्रायड। तो ये भी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने मानव के लैंगिक विकास पे जोर दिया और लैंगिक विकास पे अपना रिसर्च प्रस्तुत किया, और मनोविश्लेषणवाद में व्यक्ति की व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने बताया है कि ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है। ठीक है, ईड, ईगो और सुपर ईगो की बात हम लोग जानेंगे।
इन्होंने ही बताया है। देखिए यहाँ पे दिखा है मनो, तो मनो का मतलब हो गया मन, और मन को हमने बताया था मन की अंग्रेजी होती है माइंड। यहाँ पर ब्रेन को इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ने स्टडी किया और ये बताया कि मन के 3 भाग होते हैं। मन के 3 भाग होते हैं। एक मन होता है चेतन मन, दूसरा होता है अर्ध चेतन मन, और तीसरे मन की जो बात की है वो अचेतन मन की बात की है। याद रखिए आप लोग। तो 3 मन की बात जो है वो किसने की है? तो मन के 3 प्रकार किसने बताए? छात्रों नोट करते चलिएगा साथ में, और चाहे तो आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, सारा का सारा मिल जाएगा। मन के 3 भाग बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 भाग बताए। पहला मन बताया चेतन मन, इसको कॉन्शियस माइंड बोला गया, इसको बोला गया अर्धचेतन मन दूसरा हो गया, इसको सेमी कॉन्शियस माइंड, और तीसरा है अचेतन मन, इसको अनकॉन्शियस माइंड बोला गया। याद रखेंगे। तो चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ये 3 भाग जो है किसने बताए हैं? सिगमंड फ्राइड ने। अगर ये बात पूछे कि साइकोलॉजी में कितने प्रकार के मन के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यही आपका बनता है ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड हो गया अचेतन मन, ईगो हो गया आपका अचेतन मन, और सुपर ईगो हो गया चेतन मन। ये 3 प्रकार के जो मन की बात होती है वो बताई गई है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। पर्सनालिटी का ये सिद्धांत है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो बात है वो मनोविश्लेषणवाद किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, और फ्राइड ने ही मन के 3 भाग बताए हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और सिगमंड फ्राइड जो थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रिया। सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, वियना। ठीक है, वियना एक प्लेस है, वहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछे कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी? तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मन के 3 रूप बताए हैं, याद रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के 3 पार्ट बताए हैं। 2 प्रकार के सिद्धांत आपके साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं कभी कभी, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ये दोनों के दोनों सिद्धांत जो दिए गए हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात और आती है, सृजनात्मकता में भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक आता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, जिसमें अचेतन मन जो है किसी भी समस्या को ढूंढ निकालने में कारगर साबित होता है। जब चेतन मन किसी समस्या को नहीं ढूंढ पाता है तो अचेतन मन वहाँ पे समस्या को ढूंढ लाता है। तो ये नोट आप लोग कर लीजिए, आगे चलेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने जाना कि मन के 3 भाग बताए हैं किसने? सिगमंड फ्राइड ने। अब जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट है आपका प्रेरकीयवाद। नेक्स्ट वाद जो है प्रेरकीयवाद, ये दिया गया है मैकडूगल के द्वारा। इसके जनक कौन है? मैकडूगल है, मैकडूगल। ठीक है, याद रखिएगा, मैकडूगल से याद आता है इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां तथा 14 संवेगों की बात की है।
14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेगों की बात की है। यानी प्रत्येक संवेग से एक न एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी रहती है। याद रखिएगा, जितने संवेग हैं उतनी मूल प्रवृत्तियाँ बताई। किसने बताई हैं? मैकडूगल ने। तो प्रेरकी बात किसका है? मैकडूगल का है। याद रखना ज़रूरी है। इसको हॉर्मिक, प्रेरकी बात को हॉर्मिक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ मैकडूगल जो थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड के निवासी थे। उन्होंने इस प्रकार किया। ठीक है। इसके पहले अगर देखें कि मूल प्रवृत्तियों की जो बात की है वो विलियम जेम्स ने भी कहा है। विलियम जेम्स ने 14,000 मूल प्रवृत्तियाँ खोजी थी, लेकिन उन 14,000 मूल प्रवृत्तियों में मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों को मुख्य माना। उसमें 14 संवेग जुड़े होते हैं ऐसा बताएं, या ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। संवेग की अंग्रेजी देख लेते हैं। इमोशन होती है, इसकी जो अंग्रेजी होती है इंस्टिंक्ट होती है। इंस्टिंक्ट, इसको याद रखिएगा। इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति और इमोशन संवेग। आगे एक नया टॉपिक है मूल प्रवृत्ति का या संवेग का, उस पर हम लोग इस पर ज़्यादा बात करेंगे। तो प्रेरकीवाद के जो जनक हैं वो कौन है? प्रेरकीवाद के जनक जो है मैकडूगल माने जाते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये पुस्तक है, और इन्होंने ही चेतना, इनकी पुस्तक में चेतना का खंडन किया गया है, अर्थात कॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने खंडन किया है कि कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान नहीं है। चेतना के बारे में उन्होंने डिस्कशन बहुत ज़्यादा अपनी इस पुस्तक में किया है, चेतना के बारे में बताया है और चेतना का विरोध किया है। ऐसे समझ लीजिए इन्होंने चेतना का विरोध किया हुआ है। बात क्लियर है? चेतना का विरोध किसने किया? अगर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी किस पुस्तक में चेतना का विरोध किया, तो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की पुस्तक हो जाएगी। मैकडूगल ने ही 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, 14 संवेग बताए हैं, जबकि विलियम जेम्स ने 14,000 संवेगों की या मूल प्रवृत्तियों की खोज की थी। इसको भी याद रखेंगे। मैकडूगल कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। मैकडूगल कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। प्रेरकीवाद का जनक कौन है? मैकडूगल है। इनके प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 संवेग की बात किसने की? मैकडूगल ने की। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आगे और चलेंगे। अब थोड़ा मैकडूगल के बारे में और जान लेते हैं। इनका मानना है कि प्राणी का जो भी व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इन्हीं का मानना है, मैकडूगल का मानना है कि प्राणी का प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ये मानना किसका है? मैकडूगल का मानना है कि प्राणी का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति का मतलब है संवेग के जो मूल में छिपा हुआ है उसी को मूल प्रवृत्ति कहा गया। जैसे अगर यहाँ पे बोले कि क्रोध क्या है? संवेग है। और क्रोध में क्या होता है? हम लोग लड़ते हैं, या ईर्ष्या का भाव होता है, या झगड़ा का भाव होता है, या युद्ध का जो है विचार आ जाता है मन में। तो क्रोध एक भावना है, फीलिंग है, संवेग है, और उसके मूल में क्या है? लड़ाई की बात आती है, झगड़े की बात आती है, युद्ध की बात आती है। तो ये युद्ध करेंगे, इसलिए क्या है? मूल प्रवृत्ति है।
अगर कोई भी संवेग उत्पन्न होता है तो हम लोग मूल प्रवृत्ति पे कार्य करते हैं। तो इसीलिए मैकडोगल यहाँ कहता है कि प्राणी का प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे भय अगर किसी बालक को लगता है तो वो पलायन करेगा। भय एक भावना है, जबकि कार्य व्यवहार में क्या दिखेगा? पलायन दिखेगा। कार्य व्यवहार में क्या दिखेगा? पलायन दिखेगा। जैसे बच्चे ने शेर को देखा, एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, शेर को देखा और शेर को देखने से उसको डर लगेगा, भय आएगा, डर की भावना आई, भय का भाव बना, तो क्या करेगा? पलायन करेगा। या कुत्ते को देखता है, कुत्ता भौंक रहा है तो भी भय उत्पन्न हो जाता है और लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं जहाँ पर कुत्ता होता है। तो इसीलिए फिर से एक बार देख लीजिए, प्राणी का प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऐसा कौन कहता है? मैकडोगल कहते हैं। समझ में आया होगा छात्रों। यदि कोई भी बात है, कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग उसको भेजें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। साइकोलॉजी से, बाल विकास से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे टेट में हो, सी टेट में हो या सुपर टेट से, कोई भी ऐसी संबंधित बात है तो वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, भावना क्या होती है? जब भावनाएं अगर प्रबल हो जाती हैं तो क्या जन्म लेता है? संवेग जन्म लेता है। वैलेंटाइन का स्टेटमेंट भी है इसी में। एक वैलेंटाइन का स्टेटमेंट ही कहता है कि व्हेन फीलिंग बिकम इंटेंस वी हैव इमोशंस। वैलेंटाइन का एक स्टेटमेंट है, वैलेंटाइन का एक स्टेटमेंट है, व्हेन फीलिंग बिकम इंटेंस वी हैव इमोशंस, वी हैव इमोशंस, व्हेन फीलिंग बिकम इंटेंस वी हैव इमोशंस। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो संवेग जन्म लेता है, संवेग जन्म लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो संवेग जन्म लेता है। वैलेंटाइन का स्टेटमेंट है, मैकडोगल का स्टेटमेंट है, प्राणी का प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जैसे क्रोध लगा तो युत्सा का भाव, युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। झगड़ा क्या है? मूल प्रवृत्ति है। युद्ध क्या है? मूल प्रवृत्ति है। युत्सा का मतलब झगड़ा होता है। ठीक है, कॉम्बैट इसको बोलते हैं। एंगर आएगा तो कॉम्बैट हो जाएगा। वैलेंटाइन का स्टेटमेंट कह रहा है व्हेन फीलिंग बिकम इंटेंस वी हैव इमोशन। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो संवेग जन्म लेता है, और जब संवेग जन्म लेगा, जब संवेग आएगा तो वहाँ पर मूल प्रवृत्ति जरूर आ जाएगी। जब संवेग आएगा तो मूल प्रवृत्ति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तुरंत व्यक्ति का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक हो जाता है। तो यहाँ पर मैकडोगल के बारे में जो चीज़ें हमने बताई वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग नोट करते भी चलें, पूरा समझ में आ रहा होगा। हमें विश्वास है कि पूरी तरीके से आप क्लास का आनंद उठा पा रहे होंगे। अब जैसे बोले कि बाल विकास का ज्ञान किनको आवश्यक है? बाल विकास का ज्ञान किनको होना आवश्यक है? होना आवश्यक है। अगर ये आवश्यक है या किसे होना चाहिए, ऐसे ही बन सकता है। तो इसमें तो सबसे पहले तो माता पिता, इनको होना चाहिए। फिर एक है चिकित्सक, इनको होना चाहिए। और फिर अध्यापक को होना चाहिए। इन तीन को मुख्य होना होता है कि इन अगर तीन को आता है, बाल विकास के बारे में जानते हैं, बालकों की रुचियों, क्षमताओं, रुचियों के बारे में सही तरीके से जानकारी इनके अंदर है, ये जानते हैं, पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है, तो ये बालक का विकास अच्छे से कर पाएंगे।
तो बाल विकास के लिए माता पिता को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का ज्ञान होना आवश्यक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अध्यापक को होना चाहिए, चिकित्सक को होना चाहिए और माता पिता को, ये तीन को मुख्य रूप से होना चाहिए। अब छात्रों यहाँ से एक आपका नया टॉपिक अब आता है। नया टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास। अब यहाँ से टॉपिक आपके स्टार्ट होंगे। ये इंट्रोडक्शन था, या ऐसे समझ लीजिए कि मुख्य चीज़ें थी बाल विकास में, ठीक है। या ये भी समझ सकते हैं हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो भी हम लोग जान लिए हैं। अब जो टॉपिक है आपका वो चलेगा, टॉपिक आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक, मुख्य टॉपिक ये है आपका। लेकिन उतना सारा जानना ज़रूरी था, वो आपका बेस है, और जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक कुछ आगे कर नहीं पाएंगे। जब भी आप कभी भी साइकोलॉजी पढ़ें, बाल विकास पढ़ें, या कुछ भी पढ़ें, कोई भी विषय पढ़ें, तो उसमें उसका बेस या उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बैकग्राउंड नहीं जान लेंगे तब तक आगे फिर वो समझ में नहीं आता है ढंग से। इसलिए आप लोग उसको जान लीजिएगा जब भी कोई विषय पढ़ें। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि और विकास, ये टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ जो बात हो रही है वृद्धि की बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है विकास की। दो पॉइंट है यहाँ पे, एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग वृद्धि को। वृद्धि को अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं, जबकि इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, और वृद्धि को ग्रोथ कहा जाता है। अगर यहाँ पे जैसे अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि चलिए विवृद्धि क्या है, या ये बोला जाए समृद्धि क्या है, या अभिवृद्धि क्या है, तो आप लोग एक ही बात याद रखिएगा कि वृद्धि लिखा हो, विवृद्धि लिखा हो, समृद्धि लिखा हो या अभिवृद्धि लिखा हो, उनकी अंग्रेजी एक ही होती है, ग्रोथ। ये इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, और इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। तो अब वृद्धि क्या है, इस पे बात करेंगे। वृद्धि जो है शरीर से संबंधित है। वृद्धि क्या है, शरीर से संबंधित है, ठीक है। और जब जो चीज़ शरीर से संबंधित होती है, जो चीज़ शरीर से संबंधित होती है वो मूर्त होती है, और जो चीज़ मूर्त होती है उसका आकार होता है, उसका भार होता है, उसमें लंबाई होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और जो चीज़ मूर्त होती है वो दिखाई देती है। याद रखिएगा, जो चीज़ मूर्त होगी वो दिखाई देगी, अमूर्त नहीं होगा। मूर्त का मतलब जिसको हम लोग टच कर सकें, पकड़ सकें, उसमें कुछ घटाव बढ़ाव कर सकें। अगर ये मूर्त है तो ये मात्रात्मक होगा। क्योंकि यहाँ पे आकार, भार, लंबाई की बात हो रही है, ये मात्रात्मक भी होगा, ये परिमाणात्मक भी होगा, परिमाणात्मक भी होगा, और संख्यात्मक भी होगा। ठीक है छात्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज हम लोग यहीं पे इसको रोकेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 8 में जो बनेगा लेक्चर, तो उसमें हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास की क्या चीज़ें हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप जब भी वीडियो को ओपन करें तो वीडियो पूरा देखें, इसको स्किप ना करें, और वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे बाल विकास को, कि बाल विकास एक्चुअल में चीज़ है क्या। अच्छा, जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है कि क्रम से सारा चलता है, तो थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा कि स्किप कोई चीज़ हम नहीं करते हैं। एक क्रम को पकड़ा, उस क्रम को लेते हुए चलते हैं और टोटल पढ़ाते हैं, उसमें कुछ छोड़ते नहीं हैं।
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी पढ़ाते हैं। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके काम की नहीं हैं, आपके मतलब की नहीं है, उनको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते। ठीक है। हाँ, जब हायर स्टडी की बात होती है तो वो सारी चीज़ें हम फिर से उसमें डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। आप वीडियो को पूरा देखें, समझें। जो चीज़ ना क्लियर हो रही हो तो कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव भी दें हमें, जिससे वीडियो को और हम बेहतर बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।